तो हेलो गाइस, आप सब देख रहे हैं साइबर माइंडसेट की एक नई वीडियो जिसमें हम आज सी शार्प लैंग्वेज को मास्टर करने वाले हैं। तो सी शार्प लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स आना चाहिए और बेसिक्स में सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम प्रैक्टिस करें तो आराम से सीख सकते हैं। और वो चीज़ें हैं कुछ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की शॉर्ट फॉर्म है, ये बस एक मेमोरी बॉक्स होते हैं या फिर मेमोरी कार्ड की तरह काम करते हैं हमारे कोड में, जो डेटा स्टोर करने के काम आते हैं, ताकि हम ना इसे जो हमने डेटा स्टोर किया है उसे हम बाद में कहीं कोड में यूज़ कर सकें, ताकि हमें बार बार एक ही चीज़ को डिक्लेयर ना करना पड़े। इसलिए हम इसे डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं। तो अब इतना वेरिएबल सीखने के लिए काफ़ी है। अब हम चलते हैं डेटा टाइप्स में। तो डेटा टाइप्स पहले हम समझते हैं होता क्या है। तो जैसे हम मैथ्स में नंबर्स को डेटा की तरह यूज करते हैं, उसी तरह सी शार्प लैंग्वेज में डेटा के तीन टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है डेटा का वो है इंट। तो इंट बेसिकली इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हम सिर्फ वो नंबर स्टोर किए जाते हैं बेसिकली जो विदाउट डेसिमल है, यानी कि होल नंबर्स होते हैं। और दूसरा टाइप जो है वो है डबल। डबल को हम ज़्यादातर फ्लोट के नाम से जानते हैं, क्योंकि फ्लोट ज़्यादा आसान है याद करने के लिए डबल के बजाय। तो जो ये डबल है, इसमें हम उन चीज़ों को स्टोर करते हैं जो पूरे गेम में रन होती रहती हैं। हर हर फ्रेम में इन्हें रन होना होता है, और इसमें ज़्यादातर डेसिमल वाली नंबर्स आते हैं। और अगला जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक नाउन की तरह है, जिसमें हम पर्टिकुलर नेम्स डिक्लेयर करते हैं। और इसका एक सिंटैक्स रूल है स्ट्रिंग का, जो भी हम स्ट्रिंग रखेंगे वो हम डबल कोट्स के अंदर ही रखेंगे, वरना हमारे पूरी स्क्रीन जो है उसमें कंपाइल एरर्स आ सकते हैं। और कुछ और डेटा टाइप्स भी हैं जिन्हें हम बूलियन और कैरेक्टर टाइप्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बूलियन, यानी कि बूलियन। बूल को हम बूलियन भी कह सकते हैं। तो बूल सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल की तरह होता है, जो कंडीशन प्रूफ करने के लिए यूज होता है हमारे कोडिंग लैंग्वेज में। इसमें सी शार्प में किसी भी कंडीशन को ट्रू या फिर फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए बूल का यूज किया जाता है। और कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, जैसे ए और बी है, इन दोनों को सिंगल कोड में स्टोर कर सकते हैं हम, और फिर इन्हें आगे कोड में यूज करने के लिए हम इसके आगे जो हमारा टाइप है कैरेक्टर टाइप, उसे CHAR से डिनोट किया जाता है। और मुझे लगता है डेटा टाइप सीखने के लिए इतना काफ़ी है। तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं, जो कि है ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल फ्लो। कोड में जो लॉजिकल डिसीजन और प्रोसेस लगाना होता है वो इन्हीं के जरिए लगाया जाता है। तो अभी देखते हैं हम एसेंशियल जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक्स में सिर्फ वही जस्ट बस सिंबल है। वैसे अरिथमेटिक याद करना बहुत मुश्किल है, मगर ये सिर्फ सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं इस कोडिंग लैंग्वेज में। इसको हम पूरी तरह के यूज़ करना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। मगर अभी हम चलते हैं रिलेशनल पे। रिलेशनल में हम कंपेयर, जितनी भी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं वो इसी के अंदर आती हैं और ऑपरेटर्स कहलाती हैं, जो होता है रिलेशनल। और अगला है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल में हमारा जो सीन है कुछ ऐसा है कि जब भी हमें मल्टीपल चीज़ें चेक करनी होती हैं, जैसे कि हमें दो वैल्यूज साथ में लिखनी है, तो हम तब एंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं, एंड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सिर्फ हम एंड लिख दें और दो उसके सिंबल बना दें, और दूसरा दो डंडे बना दें, ताकि वो एंड की तरह सिंबल, मतलब एंड का जो सिंबल है कोडिंग लैंग्वेज में, वो उससे डिनोट किया जाता है। और एक और सिंबल है, जैसे हम जो हमने डिक्लेयर किया है बूलियन में, अगर हमें उसे फॉल्स करना है, मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन में बूल जो लिखा था वो था ट्रू, एग्जाम्पल इक्वल्स ट्रू। तो अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इफ एग्जाम्पल के आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, और फिर जो भी डिक्लेयर किया होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से, उसका जो ट्रू या फिर फॉल्स है वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे हमने फॉल्स रखा था तो हमारा वो ट्रू हो जाएगा इफ की जगह, और जो हम इफ का यूज़ कर रहे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसी में। तो वेट कीजिए, अभी याद आई होगा चैप्टर, और अगले चैप्टर पे जाते हैं हम, जिसका नाम है इफ एल्स वर्सेस स्विच केस। तो स्विच केस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, क्योंकि छोटे सिस्टम में सिर्फ इफ और एल्स का यूज़ है।
तो इफ एल्स जो है वो कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज होता है। ध्यान रखिएगा कि देखो इफ एल्स जो होता है वो कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यूज होता है, और जो बूलियन होता है वो कंडीशन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपने एग्जांपल में लिखा था डिक्लेरेशन में कुछ भी लिखिए, मतलब आपको बस कोई स्टेटमेंट है या फिर कंडीशन है उसे इसको अप्लाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे स्विच। स्विच जो है वो, तो देखो स्विच वहां पर यूज होता है जहां पर वेरिएबल की मल्टीपल फिक्स्ड कांस्टेंट्स होती है। जैसे अगर हम स्विच की जगह हम इस केस में, स्विच के केस में अगर हम इफ एल्स यूज करते हैं तो कोड बहुत लंबा हो जाता है और तो मैसी भी हो जाता है, इसलिए हम उसकी जगह पे स्विच यूज करते हैं, जिससे 100-200 लाइन का कोड सिर्फ 50 या फिर 40 लाइन्स में खत्म हो जाता है। तो हमें इसमें सबसे पहले तो कंडीशन लिखनी होती है, उसके बाद केस लिखना होता है कि ये जो कोड है कब रन होगा, और फिर ऐसे ही हम जो कोड है जब केस मैच हो जाएगा और रियलिटी मैच हो जाएगी तब जो कोड है वो वर्क करने लगेगा। बस इतना ही है, और आगे हम चल सकते हैं अभी क्योंकि इतना सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है हमारे बेसिक्स का वो है लूप्स एंड रिपीटेशन। तो अपने जो टास्क है या फिर जो भी हमें कोड से काम करवाना है जो रन होने पे चलता है, तो उसको बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप्स और रिपीटेशन का यूज करते हैं। वैसे लूप्स को ही रिपीटेशन कहते हैं। तो लूप्स को देखो ऐसा सीन है कि लूप्स के अलग अलग कोड होते हैं। तो अभी जो बिगिनर कोड है बेसिक्स का, तो हमें भी सिर्फ वही पढ़ेंगे जिसमें हमारा आता है ये तीनों चीजें आती हैं जो है। तो जो सबसे पहली जो लूप की कंडीशन है यानी कि लूप का जो फेज है वो सिर्फ बूलियन में काम करता है। ये तब तक जो भी हम कोड लिखते हैं इसमें फर्स्ट केस में, तो ये सिर्फ तब तक काम करता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी। क्योंकि देखो जब हम लूप का कोड लिखते हैं तो वो कोड सिर्फ कंडीशन पे रन करता है। जैसे अगर हमारा जो बूलियन है वो फॉल्स से ट्रू होता है, तो अगर हम नीचे लिखें एक हम लूप का कोड लिखें और उसमें उसके ऊपर लगा दें इफ, जो हमारा इफ हमारी कंडीशन यानी कि बूलियन इक्वल्स ट्रू या फिर फॉल्स, तो हमारा जो अंदर का कोड है वो रन करने लगेगा। और ये जितने भी सिंटैक्स हैं हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पे क्योंकि यही चैनल आपको शीशा आपके मास्टर करा सकता है। और हम अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं जो है यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। वैसे ये एक चैप्टर नहीं, एक शायद यूनिट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, मगर हमने इसे बहुत छोटा कर दिया है, जो कि है सिर्फ एक ये छोटा सा कोड है console डॉट रीड लाइन मेथड। ओके, जो ये बीच में सर्कल है इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट्स है। ठीक है, तो जब जब भी हम ये लिखते हैं तो कोड, ये जो कोड है हमारा, तो जब ये रन करते हैं हम इसे, तो हमारे जो स्क्रीन है उसमें पॉपअप आता है जो हमने खुद से डिसाइड किया होता है, जिसमें हम इनपुट करते हैं अपने डेटास को। तो मान लीजिए आपने, तो देखो जब आप ये लाइन लिखोगे और उसके जब हमारा जो प्लेयर है या फिर जो भी हमारा ऑपरेटर है वो डिटेल फिल करेगा, तो जो हमारा जो डिटेल फिल है वो अपने आप एक स्ट्रिंग बन जाएगी अपने आप में, क्योंकि ये कोड उसी के लिए होता है। ये स्ट्रिंग बन जाती है ताकि बाद में वो, जैसे हम नेम सेलेक्ट करते हैं ना कैरेक्टर्स के गेम में, तो वो सब इसी लाइन के जरिए होता है। ये एक छोटा सा कोड बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो हम अगले चैप्टर पे चलते हैं या फिर अगला टॉपिक जो है अरेज एंड स्टोरेज। तो मल्टीपल डायनेमिक वैल्यूज को एक जगह सिस्टमाइज करना अरेज और स्टोरेज कहला जाता है। तो देखो वेरिएबल्स तो हमने कर लिए हैं और अरेज भी, अरेज ठीक है। तो अरेज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मगर अभी हम इसका अपर लुक ले लेते हैं। तो अपर लुक में हमारे पास सिर्फ कुछ डिफरेंसेस आते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें इनके बीच का डिफरेंस, और थोड़ा आपको वर्क भी समझ आ जाए इनका। तो मैं आपको पहले अपर लुक दे देता हूँ अरेज का। अरेज भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है जैसे वेरिएबल यूज होता है। तो देखो बस फर्क क्या होते हैं, जो कि होते हैं कैपेसिटी डिक्लेरेशन सिंटैक्स में, यानी कि सिंटैक्स रूल में, और इंडेक्सिंग स्टाइल आपको बाद में बता देंगे हम, मगर अभी आप अपर लुक ले लीजिए। और साइज मॉडिफिकेशन में इनके बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले कैपेसिटी। कैपेसिटी वेरिएबल में हम सिर्फ एक चीज स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। मगर अगर हम
अरेज की बात करें तो इसमें हम बहुत सारी मतलब मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और इसमें हम सिंटैक्स सिंटैक्स रूल्स जो है, वेरिएबल का नॉर्मल सिंटैक्स रूल होता है, जबकि अगर हमें अरेज अरेज का सिंटैक्स रूल जब देखें हम, तो उसमें थोड़ा अजीब है, क्योंकि क्योंकि इसका जो सिंटैक्स रूल है वो थोड़ा अलग है बजाय वेरिएबल के। तो ये तो सिंटैक्स रूल हमें सब याद करना होता है, ये सब तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब याद करने वाली चीज़ है। मगर कंडीशंस जो होती है वो हमें खुद से लगानी होती है, इसलिए तभी गेम जो होता है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर वो यूनिक बनता है। तो अभी हम ये सब बाकी चीज़ें छोड़ के इंडेक्सिंग स्टाइल में चलते हैं। तो बेसिकली इंडेक्सिंग स्टाइल में स्टाइल जो होता है वेरिएबल का, वेरिएबल को कोई भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मगर अरेज के साथ ऐसा नहीं है। अरेज में हम डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी हम साइज मॉडिफिकेशन की बात करें तो सिंगल जो वेरिएबल है ना, उसे हम बहुत बार अनलिमिटेड बार रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर हमने आगे कोड लिख दिया तो हमारी अगर हम डिक्लेरेशन का वेरिएबल चेंज करें तो आगे के कोड में कोई कंपाइल एरर नहीं आएगा। मगर अगर आप अरेज का डिक्लेरेशन कोड चेंज करें तो जितने आगे के कोड्स हैं जो अरेज ब्लॉक को यूज कर रहे थे या फिर उस डिक्लेरेशन को यूज कर रहे थे, उन सब में कंपाइल एरर्स आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ इस इंट के भरोसे चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाइल एरर आ जाएंगे। और मुझे लगता है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कर पाएंगे हम। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम सारे सिंटैक्स रूल पढ़ेंगे और कैसे कोड किया जाता है, और जितनी भी हमारी जो बेसिक्स है अपर लेवल की चीज़ें हैं वो सब हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।